हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जापान की न्यायपालिका, जुडिशरी ऑफ जापान। इससे पहले हमने जापान की व्यवस्थापिका के बारे में बात की थी, जिसे डायट कहते हैं। आज हम न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं कि जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं क्या है, उसकी संरचना और कार्यप्रणाली किस प्रकार की है। उस पर आज हम इस वीडियो में विमर्श कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जापान की न्याय प्रणाली की कुछ बुनियादी बातें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो जापान की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। हमने बताया कि न्यायपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक तो दोहरी न्यायपालिका होती है, एक एकीकृत या इंटीग्रेटेड न्यायपालिका होती है। चूँकि जापान एकात्मक व्यवस्था वाला देश है, जब हमने जापान के संविधान की विशेषताएं आपको बताई थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जापान में एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक अर्थात वहाँ एक केंद्र सरकार है, राज्यों की अपनी कोई पृथक से सरकार नहीं है। वहाँ राज्यों का विभाजन एक प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हुआ है। तो एकीकृत न्यायपालिका अर्थात पूरे जापान में जो न्यायपालिका है वो जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है उसके नियंत्रण और निर्देशन में आती है। ऐसा नहीं है कि जापान में कोई एक ही न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। जापान में बहुत सी स्टेज पर न्यायालय जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो एक पद सोपानिक क्रम में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और वो नीचे के न्यायालयों से इंटीग्रेटेड है और वो नीचे के न्यायालयों के विरुद्ध अपील भी सुनता है और उनकी प्रशासनिक निगरानी भी करता है और उनकी कार्यपालिका जिसकी जो कार्यकारी से जुड़े जो काम हैं नीचे के न्यायालय उनका निरीक्षण भी करता है। तो जापान में एकात्मक व्यवस्था है, अतः एकीकृत न्यायपालिका का होना स्वाभाविक है। जापान की न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन या उसके नीचे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और 570 प्रारंभिक न्यायालय हैं। ये सब एक पद सोपानी क्रम में व्यवस्थित हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है, जो हमने अभी बताया है आपको। जापान की न्यायपालिका की जो दूसरी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, और ये सभी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रावधान होता है कि वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए जापान के संविधान में भी व्यवस्था की गई है कि वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दखल से मुक्त रहे, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। तो उसके लिए न्यायपालिका को शक्तियाँ देना और उसकी संरचना, उसका गठन कुछ इस तरह से करना कि ऐसी परिस्थितियों का उन्मूलन हो जाए जिन परिस्थितियों में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके। क्योंकि न्यायपालिका को कई बार सरकार के विरुद्ध ही सुनवाई करनी पड़ जाती है, सरकार के डिसीजन के खिलाफ ही फैसले भी देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए न्यायपालिका को इन दोनों के दखल से मुक्त रखने के लिए जापान के न्यायालय में भी बहुत सी व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन भत्ते और उनको जो हटाने की प्रोसेस है, उस मामले में ये पूरा ध्यान रखा गया है कि कहीं भी इस तरह का कोई कमज़ोर कड़ी ना रह जाए जिससे कि न्यायपालिका को दबाया जा सके। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। भारत के न्यायिक प्रणाली में भी सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को भी और संसद को यह अधिकार है कि वो इससे नीचे न्यायालयों को भी जुडिशियल जो रिव्यू की पावर दे सकती है। लेकिन अभी भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसी तरह जापान में भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा लिए गए जो
फैसले हैं या जो निर्मित कानून हैं उनकी संवैधानिकता का परीक्षण करता है। अगर वो कानून संविधान के विरुद्ध हैं, उनका कोई बेसिस संविधान से नहीं मिलता है, आधार वहाँ से नहीं है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो ऐसे आदेश या कानूनों को अवैध घोषित कर दे या उस मात्रा तक अवैध घोषित कर दे जिस मात्रा तक वो संविधान के प्रतिकूल हैं। जापान की न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता है जो अपने आप में दुर्लभ भी है, नायाब भी है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जनता द्वारा अनुसमर्थन का मतलब पुष्टि होना या जनता से उससे पुष्टि कराना, उनका जनता का समर्थन लेना, अनुमोदन कराना। जापान की न्याय व्यवस्था का ये विचित्र लक्षण है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता का अनुसमर्थन या पुष्टि आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाएगी, परंतु इसके बाद प्रतिनिधि सदन के प्रथम आम निर्वाचन के अवसर पर तथा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नियुक्त न्यायाधीशों के संबंध में जनता की राय ली जाती रहेगी। यदि जनता बहुमत से किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को अस्वीकार कर देती है तो उसे अपदस्थ कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के मेन बात यही है कि वहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कैबिनेट द्वारा की जाती है, लेकिन उस नियुक्ति को जनता से पुष्टि होना जरूरी है। अगर जनता किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को नकार देती है, समर्थन नहीं करती है, तो न्यायाधीश को पद से हटना पड़ेगा, भले ही कैबिनेट ने उसे नियुक्त कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे न्यायाधीशों का नियुक्त होना मुश्किल हो जाता है जिनकी पृष्ठभूमि सही नहीं होती है, अर्थात जिनके ऊपर कदाचार या उससे जुड़े आरोप रहे हैं या जिस पर दलगत राजनीति से जुड़े होने की संभावनाएं होती हैं, तो वो लोग बाहर हो जाते हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खासतौर पर नियुक्ति के मामले में यह अधिकार कोलेजियम को दिया हुआ है। अर्थात कोलेजियम का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक मंडली होती है। वो ये बताती है कि किसी भी जो न्यायाधीश का, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो, तो इनकी नियुक्ति और का मामला है या ट्रांसफ़र का मामला है तो राष्ट्रपति उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से वो मंडली राष्ट्रपति को निर्देश देगी। तो कुल मिला के यहाँ जो पावर है वो कोलेजियम के पास है, एक मंडली के पास है, और वो जो सिस्टम है वो इस बात के लिए दिया गया ताकि न्यायपालिका में कार्यपालिका का अनुचित दखल नहीं हो। अगर भारत में राष्ट्रपति को ही ये पावर दे दी जाती है और उसमें ये कहा जाए कि भाई राष्ट्रपति उसी को ही न्यायाधीश नियुक्त करेंगे जिसके बारे में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से सिफारिश मिलती है, तो फिर ऐसी संभावना बन सकती थी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो न्यायाधीश हैं वह अधिकांश से वो लोग होते जो किसी एक खास राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि से आने वाले जो जज हैं या जो लोग हैं वही न्यायपालिका में जाने लग जाते। फिर उसमें दिक्कत ये आती कि जब वो न्यायपालिका में जज बन जाते और अगर सरकार के खिलाफ ही फैसला न्यायपालिका में जाता और उन्हीं जजेज के सामने जाता, तब ये संभावनाएं घट जाती हैं कि वो फिर निष्पक्ष होकर सही फैसला दें, क्योंकि वो फिर उस राजनीतिक दल की सरकार के साथ वफादारी निभाएंगे जिसने उनकी नियुक्ति की है। तो ऐसे में फिर न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाना संभव नहीं होता है। तो भारत में कोलेजियम सिस्टम अपनाया गया है। जापान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो जनता का अनुसमर्थन जोड़ दिया है। अगर अनुसमर्थन नहीं जोड़ते तब ये संभावनाएं बनती थी, आशंकाएं बनती थी कि वहाँ जो जजेज जाते वो उसी सरकार से मिलने जुलने वाले लोग जाते जिसकी वहाँ सरकार है। तो अगला जो वहाँ की न्यायपालिका की विशेषता है खुली न्यायिक कार्यवाही। तो खुली न्यायिक कार्रवाई का तो जैसे सीधा सा मतलब है कि किसी भी मुकदमे में अगर जब न्यायिक कार्रवाई होगी, न्यायालय में सुनवाई होगी, उस पर जो बहस होगी तो वो कोई बंद नहीं होगी बल्कि खुली होगी। खुली होने का मतलब उस बहस को देखने के लिए लोगों को आने की भी अनुमति होगी।
दूसरा, मीडिया को भी वहाँ अपनी कवरेज करने की इजाज़त होगी, तो उससे यही होता है कि लोग देख सकें कि केवल यही नहीं है कि न्यायाधीश ही देखें, जनता भी देखे कि जज ने अपना फैसला देते समय किन किन मुद्दों को सुना है और किस तरह से उसने अपना निर्णय दिया है। क्योंकि न्याय होना ही काफ़ी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। फिर एक अगली विशेषता है कि घरेलू मामले में तथा बच्चों के लिए विशेष न्यायालय है। जैसे जापान की न्याय प्रणाली के अंतर्गत पारिवारिक मामलों और बच्चों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसे पारिवारिक न्यायालय कहा जाता है, फैमिली कोर्ट जिसे कहा जाता है। तो न्यायपालिका का जो संगठन है, गठन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, जो जापान का सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो वहाँ की न्याय प्रणाली का जो पद सोपान है, उसमें सबसे ऊपर है। एक मुख्य न्यायाधीश और 14 न्यायाधीशों से मिलकर वहाँ सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। नियुक्ति के समय न्यायाधीशों की उम्र कम से कम 40 वर्ष होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल स्वयं करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल स्वयं करता है। किंतु मंत्रिमंडल द्वारा हुई नियुक्ति को लोक निर्णय में जनमत हासिल करना होता है, जैसे हमने अभी पहले बताया था। न्यायाधीश 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। अगर कदाचार का उन पर आरोप है, भ्रष्टाचार के कोई मामला है, तो उस पर डायट में उस पर बहस होती है, सुनवाई होती है, न्यायाधीशों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है जो जिन पर आरोप है। और अगर वो आरोप सही साबित हो जाते हैं तो फिर न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। इसे भारत में न्यायाधीशों को हटाने की विशेष प्रक्रिया कहा जाता है। कभी कभी इसको महाभियोग भी कह देते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रोसेस है वो राष्ट्रपति के लिए है। चूँकि ये महाभियोग से मिलती जुलती, इसलिए भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस भी महाभियोग के रूप में ही पेश कर दी जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सभी सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं वो संविधान के संरक्षण का काम है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण का मतलब उनकी निगरानी, उनकी जांच करते रहना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जापान के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण काम हैं, वो यहाँ गिनाए गए हैं। फिर बात आती है कि उच्च न्यायालय। जापान के विभिन्न क्षेत्रों में 8 उच्च न्यायालय स्थित हैं। न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग उच्च न्यायालयों में जनसंख्या के हिसाब से भिन्न भिन्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा 10 वर्ष के लिए की जाती है, किंतु जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है उनकी सिफारिश मंत्रिमंडल को सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी करता है। जिला न्यायालय। जापान में 49 जिला न्यायालय हैं। भिन्न भिन्न जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी अलग अलग है। जो बड़े ज़िले हैं वहाँ ज़्यादा जज हैं, छोटे ज़िले हैं वहाँ कम जज हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उसी तरह होती है जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा 10 वर्ष के लिए की जाती है, किंतु जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है उनकी सिफारिश मंत्रिमंडल को सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है, जो राज्यों के मामले में है। जिला न्यायालय सार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनते हैं। समरी कोर्ट होते हैं जिनके विरुद्ध अगर कोई, जैसे अपने यहाँ सेशन कोर्ट टाइप में है, तो उस न्यायालय में, सार न्यायालय में यानी कि समरी कोर्ट में कोई मामला आता है, समरी कोर्ट उस मामले पर अपना निर्णय देता है और उस निर्णय से एक पक्ष या दोनों पक्ष अगर असहमत होते हैं तो वो उसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जिला न्यायालय दीवानी और फौजदारी मामलों में सुनवाई करता है। साधारण मुकदमे में एक न्यायाधीश द्वारा और गंभीर मुकदमे में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुने जाते हैं।
सार न्यायालय अभी हमने बताया। ये न्यायालय नगरों एवं ग्रामों में स्थित हैं। इन्हें प्रारंभिक न्यायालय भी कहते हैं। ये छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी विवाद सुनते हैं। पारिवारिक न्यायालय, इस तरह के न्यायालय प्रत्येक जिले में काम करते हैं। पारिवारिक न्यायालयों की संख्या 49 है। पारिवारिक न्यायालय तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे, गोद, गुजारा भत्ता, बाल अपराध आदि मामलों में सुनवाई करते हैं। प्रत्येक पारिवारिक न्यायालय में 3 न्यायाधीश होते हैं, जो पति पत्नी जिनके लेकर विवाद हैं, गुजारा भत्ता, बाल अपराध, इनसे जुड़े मामलों की सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है, जो भारत में भी है। तो ये जापान की न्याय व्यवस्था के बारे में हमने बात की है। तो आमतौर पर यही पूछ लिया जाता है कि भाई जापान की न्यायपालिका की गठन एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताइए या उसकी विशेषताएं बताइए। तो आपको ये 5-7 बिंदुओं पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम जितने भी यहाँ संविधानों का वर्णन कर रहे हैं वो सब उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों के हैं, तो उनमें बहुत सी बातें आपको मिलती जुलती मिलेंगी। कुछ बातों में आपको अलग से नायाब मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि भारत के संविधान से मेल खाता है, थोड़ा उनमें अलग मिलता है। तो आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।